हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम शिक्षा वाणी। इस वीडियो में आपको शिक्षा वाणी कार्यक्रम की ऑडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवाई गई है, जिसे आप अपने समय अनुसार सुन सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आइए सुनते हैं शिक्षा वाणी कार्यक्रम। आकाशवाणी कोटा का ये चंबल चैनल है। आइए अब सुनते हैं शिक्षा वाणी जयपुर केंद्र से। शिक्षा विभाग राजस्थान की संयुक्त प्रस्तुति है। हेलो बच्चों, नई सुबह, नई किरणें, नई आशा, नई उम्मीदें, नए रास्ते, इन सब के साथ आपको दिल से सुप्रभात। हाँ तो बच्चों, मैं हूँ आपकी दीदी शिखा जयमन, जो कि हमेशा की तरह लेकर आई हूँ आपके लिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम। बच्चों, कैसे हैं आप? हम जानते हैं हमारे सभी बच्चे बहुत खुश व स्वस्थ होंगे। हाँ तो बच्चों, हमेशा की तरह आज भी हम शिक्षावाणी कार्यक्रम में लेकर आए हैं आपके लिए बहुत कुछ, जिसे सुनकर आप बहुत ही आनंदित होंगे और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। हाँ तो बच्चों, अब जानते हैं कि आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए क्या क्या लेकर आए हैं। बच्चों, हमेशा की तरह आज भी आप सबसे पहले सुनेंगे मीना की कहानी, जिसका शीर्षक है अभी मैं छोटा हूँ। इसके बाद कक्षा चौथी के विद्यार्थियों के लिए विषय हिंदी से पाठ 2 बुद्धिमान खरगोश, इसकी प्रस्तुतकर्ता है लक्ष्मी कंवर। इसके बाद कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय अर्थशास्त्र से पाठ 1 अर्थशास्त्र का परिचय, उद्भव एवं संदर्भ, इसकी प्रस्तुतकर्ता है मंजू वर्मा। हाँ तो बच्चों, अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और बढ़ चलते हैं मीना की दुनिया में और सुनते हैं मीना की कहानी, जिसका शीर्षक है अभी मैं छोटा हूँ। मीना ने है झटपट सीखे पढ़ने के चटपट तरीके हो, पहेली जो सुलझानी मीना पे है उसकी चाबी। पढ़ो पढ़ाओ ओ खेलो खाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपड़ है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता भिन्ना हो, पहाड़े या हो गिनना, कैसे भी हो कठिन सवाल मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ ओ खेलो खाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपड़ है अपनी मीना। नया नवेला दिन आया है, सूरज की लाली लाया है। एक कहानी मधुर तराना, खेल अनोखा मुझे बताना, क्योंकि हम लौटे एक बार फिर मीना को लेकर। प्यारी चुलबुली चटपटी चतुर मीना, है ना सब तैयार मीना से मिलने? तो चलो चले देखें आज क्या गुल खिलाती है अपनी ये लाडली लड़की। काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। 2 घंटे से कह रहा हूँ वो तेल के कनस्तर उधर से हटाकर इधर रख दे। सुनाई देता है या नहीं तुझे? अबे सुंदर, उठा रहा हूँ लाला जी, बहुत भारी है, अकेले नहीं हो रहा है मुझसे। अकेले खा तो लेता है ना, या मिलकर खाता है किसी के साथ? अरे लाला जी, बच्चा है, थोड़ा आराम से। अब गधे का बोझा डालोगे उस पर तो कैसे? देखो जी, अपने काम से काम रखो, और अगर बहुत रहम आता है तो गोद ले लो ना। क्यों लोगे? हैं? वो मैं मेरा सामान दे दो, आधा सेर चीनी। तो लो ना, प्रवचन क्यों झाड़ रहे हो? अबे मुंह क्या देख रहा है, तोल इनको आधा सेर चीनी। वैसे लाला जी, ये लड़का तुम्हारे गोलू की उम्र का है, ये छोरा कोई 10 एक बरस का होगा, नहीं? तुम फिर शुरू हो गए? शक्ल देखी है मेरे गोलू की? राजकुमार लगता है, स्कूल जाता है, अव्वल नंबर लाता है।
लाला राम गोपाल के बेटे को इस भिखमंगे से मिला रहे हो? वो तो इसके माँ बाप हाथ बांधे चले आए, रख लो बच्चे को दुकान पर, 4 पैसे कमा लेगा, 2 रोटी मिल जाएगी। एक तो दया करो, ऊपर से लोगों के प्रवचन सुनो। बुरा मत मानना लाला जी, पर 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम कराना जुर्म है, जेल भी हो सकती है। देख भैया, तू अपना आधा सेर चीनी ले और यहाँ से जा, मुझे बख्श दे, समझा? लाला जी नमस्ते। अरे मीना, गोलू, हो गई आज की पढ़ाई? जी बाबूजी, आज टीचर जी ने 12 का पहाड़ा पढ़ाया। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। अबे सुंदर, तू क्या मुंह देख रहा है? सुन रहा हूँ लाला जी। सुन रहा हूँ। और काम? अरे ये जो इतना काम पड़ा है वो कौन करेगा? पैसे क्या तफरी मारने के लिए मिलते हैं तुझे? काम तो कर रहा हूँ। जबान लड़ाता है। अरे सुंदर, तुम भी स्कूल आया करो, बहुत मजा आता है। लो, पहले प्रवचन देने वाले कम थे, जो एक और आ गई। देखो मुनिया, अपने घर जाओ, खाओ पियो और मस्त रहो, हैं? लड़की ठीक कह रही है सेठ जी, इतनी छोटी उम्र में इस बच्चे से काम करवाना। मुझे भी ये अच्छा नहीं लग रहा है बाबूजी। चल जा अपनी अम्मा के पास, जा अंदर देख, तेरे लिए खीर बनाई है उसने आज, जा। अरे जा अंदर। लाला जी, मुझे भी भूख लगी है, 1 रुपया दो ना। 1 रुपया दो ना। सूरज आसमान पे चढ़ा नहीं, पेट में आग लग गई। ये ले पकड़ चवन्नी। वैसे आज कोई खाना वाना मिलना तो नहीं चाहिए तुझे सुंदर। सुबह तेल का कनस्तर गिराया है ना तूने, कौन भरेगा उसका हर्जाना? हैं? पर वो कनस्तर तो अपने आप गिरा था, नीचे छेद अलग था उसमें। बहस करता है, अभी बताता हूँ। अरे बाबूजी जाने दीजिए ना। अरे तुम लोग गए नहीं अभी? जाता हूँ। अच्छा मीना, कल सुबह मिलते हैं। अच्छा गोलू। और इस तरह लाला जी ने सुंदर के मामले में ना ग्राहक की बात मानी और ना मीना की। अपने बेटे गोलू को भी उसने चुप करा दिया, पर अगली सुबह जब गोलू मीना से फिर मिला तो वो चुप ना रह सका। सुंदर को जब बाबूजी डांटते हैं ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मीना। हाँ गोलू, कल मैंने भी देखा, इस तरह की डांट फटकार बिल्कुल सही नहीं। हम क्या करें मीना? वैसे मैंने उस दिन लाला जी की दुकान पर एक ग्राहक को बोलते सुना कि 14 बरस से कम उम्र के बच्चे से काम करवाना जुर्म है, जेल भी हो सकती है। नहीं नहीं, मुझे अपने बाबूजी को जेल नहीं भिजवाना मीना। फिर? अरे गोलू, वो देखो तुम्हारे बाबूजी। अरे हाँ, ये तो मेरे बाबूजी हैं, किसी से बात कर रहे हैं। अरे चिरान जी, तुम फिक्र मत करो, लड़के को भेजता हूँ ना तुम्हारे पास, तुम्हारा सारा सामान चढ़ा देगा गाड़ी पर। सामान भारी है लाला जी, तुम्हारा आदमी मजबूत तो है ना? हाँ हाँ, बहुत मजबूत है, नाम सुंदर है उसका। कल रविवार है, सुबह सुबह गोदाम में पहुँच जाएगा। 20 बोरे हैं चावल के, बस गाड़ी पर लादने हैं। हाँ हाँ हाँ, कर देगा सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया लाला जी। अरे शुक्रिया काहे की, तुम तो घर के आदमी हो। लो, अब सुंदर पर एक और मुसीबत आने वाली है। तो अब क्या करे मीना? गोलू, अब कुछ तो करना पड़ेगा। मीना ने क्या किया ये तो पता नहीं, पर अगले दिन सुबह सुबह गोदाम में चिरौंजी की चावल की बोरियां गाड़ी पर लादी जा रही थीं। अरे संभाल के लड़के, बोरियां गिर गई तो फट जाएंगी, सारा चावल जमीन में मिल जाएगा। अरे संभाल के। अरे चिरौंजी, हो गया सारा काम? आओ आओ लाला जी। अरे कहाँ हुआ काम, ये किस बच्चे को भेज दिया तुमने सेठ जी? बोरे उठाए दम निकल रहा है इसका। क्यों सुंदर? अरे सुंदर, ये किसको काम पर लगा लिया तुमने चिरौंजी लाल? क्यों, तुमने ही तो भेजा था ना इसे। क्या नाम बताया छोरे तूने? सुंदर। पर ये सुंदर थोड़े ही है। तो ये तो मेरा बेटा गोलू है। क्या क्या कह रहे हो? ये तुम्हारा बेटा? हाँ, मेरा बेटा गोलू। वजन उठा उठा कर कैसा मुंह निकल आया छोरे का। हाय, अभी हड्डी टूट जाती तो। तुम भी गजब करते हो चिरौंजी, मेरे फूल से इतनी छोटी उम्र के बच्चे से काम कराया तुमने। शर्म करो चिरौंजी लाल। हाय मेरा बेटा गोलू। पर सेठ जी, इसने अपना नाम तो सुंदर ही बताया था।
फिर मैंने ना तुम्हारे बच्चे को देखा है ना सुंदर को। इससे बड़ा है क्या वो? नहीं चिरंजी चाचा, गोलू की उम्र का ही है सुंदर, पर उसके माँ बाप बहुत गरीब है, उसे पढ़ा लिखा नहीं सकते। वैसे लाला जी, अगर लड़का तुम्हारे बेटे की उम्र का है तो उसे स्कूल जाना चाहिए। काम करने की उम्र नहीं है उसकी। हमें माफ कीजिएगा बाबूजी, ये सब मीना और मैंने मिलकर किया था, ताकि आप भी समझ सके कि इस तरह से छोटे बच्चों से काम कराना गलत है। लाला जी, सच तो ये भी है कि 14 बरस से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना गैर कानूनी है। नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते मीना। क्यों लाला जी, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ सरपंच जी, अपने दुख से जानिए पराए मन की पीड़। अपने गोलू को तकलीफ में देखकर सब समझ गया मैं। सुंदर को कल से ही स्कूल भेजता हूँ। वाह लाला जी। बाबूजी, थोड़ा पुण्य कमाना कोई घाटे का सौदा थोड़ी ही है, क्यों? वाह लाला जी, कितना अच्छा बोला। ऐसी सही बातें ही मन को भाएं। हाँ। सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। खिलती हंसी मन में बसी, गीत गुनगुन गाए रे। अरे वाह मिट्टू, ये तो अपनी नई कविता बन गई। खिलती हंसी मन में बसी, गीत गुनगुन गाए रे। खिलती हंसी मन में बसी, गीत गुनगुन गाए रे। पवन बहे मन ये कहे, बचपन कभी न जाए रे। बचपन कभी न जाए रे। ना है मेरी भोली भाली, बाबा कंधे नचाए रे। स्कूल की घंटी बजने लगी, भागो न देर हो जाए रे। ना है मेरी भोली भाली, बाबा कंधे नचाए रे। स्कूल की घंटी बजने लगी, भागो न देर हो जाए रे। बॉल बल्ला करना हल्ला, मैदान शोर मचाए रे। पवन बहे मन ये कहे, बचपन कभी न जाए रे। बचपन कभी न जाए रे। खूब पढ़ूंगा, आगे बढ़ूंगा, बाबा का नाम रोशन करूंगा। बाकी गोद का दुलारा, अब मैं उनकी आंखों का तारा बनूंगा। खूब पढ़ूंगा, आगे बढ़ूंगा, बाबा का नाम रोशन करूंगा। बाकी गोद का दुलारा, अब मैं उनकी आंखों का तारा बनूंगा। बन दौड़ू, उछलू कूदू, सूरज उगता जाए रे। पवन बहे मन ये कहे, बचपन कभी न जाए रे। खिलती हंसी मन में बसी, गीत गुनगुन गाए रे। पवन बहे मन ये कहे, बचपन कभी न जाए रे। बचपन कभी न जाए रे। चलो अब देखते हैं मीना की बहन जी आज अपनी कक्षा में बच्चों को कौन सा खेल खिला रही हैं। तो सुनो बच्चों, आज का खेल है बड़ा मजेदार। भेद खोलना है हमें उसका जो बीच में छुपकर है बैठा। कौन 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 है वो टीचर बहन जी? बूझो और ढूंढो। 4 शहरों के नाम हैं, बिलासपुर, बरेली, रायपुर, कानपुर। बोलो कौन सा शहर बीच में छुपा हुआ है? मुझे पता है, बरेली। बरेली क्यों दीपू? क्योंकि बाकी के तीनों पुर से खत्म होते हैं, इसीलिए बरेली छुप कर बैठा है। पर बहन जी, मेरे हिसाब से तो रायपुर होना चाहिए। और वो क्यों सोमा? क्योंकि रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है और बाकी के तीनों केवल शहरों के नाम। भाई वाह, ये तो बहुत अच्छा ढूंढा सोमा तुमने। चलो शहरों का खेल एक बार फिर खेलते हैं। जयपुर, नागपुर, दिसपुर,
कोलकाता। बताओ तो कौन छुप कर बैठा है? नागपुर। शाबाश सोमा, क्योंकि जयपुर राजस्थान की, दिसपुर आसाम की और कोलकाता बंगाल की राजधानियां हैं और नागपुर केवल एक शहर का नाम। मगर सोमा को इतना कैसे पता है? क्योंकि दीपू सोमा को किताबें बहुत पसंद है और उसे जब मौका लगे नक्शों की किताब खोलकर पढ़ती रहती है। तुम चाहो तो तुम भी सोमा की तरह होशियार बन सकते हो। ठीक कहा मीना, ऐसे ही कितने उदाहरण तुम सब भी बना सकते हो। बस पढ़ना रहेगा। था ना मजेदार खेल। कहने को सारे शहरों के नाम थे, पर कोई एक ऐसा जो उन सब में अलग था। तो चलिए हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव। और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003। सरल करेंगे सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता भिन्ना हो, पहाड़े या हो गिंडा, कैसे भी हो कठिन सवाल, मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ, खेलो क्या, सरल करेंगे सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। हाँ तो बच्चों, अभी आपने सुनी मीना की कहानी। अभी मैं छोटा हूँ। अब बढ़ चलते हैं हमारी कक्षा की और अब कक्षा चौथी के विद्यार्थियों के लिए विषय हिंदी से पाठ 2, बुद्धिमान खरगोश। इसकी प्रस्तुत करता है लक्ष्मी कंवर। सुनाऊं तुम्हें कहानी, दौड़ लगाकर आओ सरपट, कथा सुनाऊं तुमको झटपट, जो देती है हमको ज्ञान, बल से बुद्धि सदा महान। प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप सब? अच्छे ना? आप सबको आशीर्वाद व प्यार। बच्चों, इस कविता को सुनकर आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि मैं आज आपको क्या सुनाने आई हूँ। हाँ, अवश्य ही आप सब जान गए होंगे, और हो भी क्यों नहीं। बच्चों को तो बहुत पसंद होता है कहानी सुनना। बच्चों का तो संपूर्ण बचपन ही कल्पनाशीलता में बीतता है और ये कहानियों का संसार ही है जो इन कल्पनाओं में रंग भरता है। क्यों, सही कहा ना मैंने? प्यारे बच्चों, ऐसा अक्सर होता है ना कि रात को नींद ना आए और माँ से कहानी सुनाने की जिद करें और वह कहानी सुनते सुनते कब नींद के आगोश में समा जाते हैं पता भी नहीं चलता। हमारी दादी नानी की कहानियाँ कभी हमें परियों के देश ले जाती है तो कभी सत्य, साहस, परिश्रम के गुण सिखाती है और कभी चांद की सैर कराती है। तभी तो इन कहानियों के माध्यम से बच्चे अपनी सारी कल्पनाएं पूरी कर लेते हैं। क्यों, आप सब भी करते हो ना कुछ ऐसा ही? चलो बच्चों, अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वह है कक्षा 4 की हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 2, बुद्धिमान खरगोश। छोटा सा प्यारा सा रुई सा नरम खरगोश जिसने अपने बुद्धि बल से जंगल के राजा को हरा दिया। जानते हो ना सब जंगल के राजा को? हाँ, सिंह अर्थात शेर। बच्चों, मैं जानती हूँ आप सबको बहुत प्यारा लगता है खरगोश, और लगे भी क्यों नहीं। बच्चों के बाल मन की तरह कोमल सा जो है खरगोश। तो प्यारे प्यारे बच्चों के लिए कहानी सुनाने से पहले एक कविता सुना रही हूँ। खरगोश पर यह कविता लिखी है डॉक्टर विष्णु शास्त्री जी सरल ने। प्यारा प्यारा दिखता न्यारा छोटा सा खरगोश है, उछल उछल कर चलता है यह, अद्भुत इसमें जोश है। रंग सफेद रुई या हिमसा, कोमल इसके बाल हैं, उषा किरण से कुछ चमकीली, आंखें इसकी लाल है। कान
कुछ बड़े पूंछ है छोटी, कान कुछ बड़े पूंछ है छोटी, बिजली जैसी चाल है, दौड़ लगाने में यह अक्सर करता बहुत कमाल है। इसको छू ले तो लगता है छूली क्या नवनीत है, कुत्ते बिल्ली से यह हर पल रहता है भयभीत है। जीव जंगली और पालतू, जीव जंगली और पालतू भी होता खरगोश है, छोटे कोमल तिनके खाता रहता यह खामोश है। तो बच्चों, कैसी लगी कविता? पसंद आई ना? आओ अब हम कहानी शुरू करते हैं। बच्चों, एक था वन, वन यानी कि जंगल। जंगल का नाम सुनते ही आप सबके दिमाग में आ गया ना चित्र जंगल का। बहुत सारे पेड़ पौधे, झाड़ियां, जंगली जानवर, तरह तरह के पक्षी। हाँ, तो ऐसे ही किसी वन में भासुरक नाम का एक सिंह अर्थात शेर रहता था। शेर ठहरा जंगल का राजा, प्रतिदिन अनेक जानवरों को मारा करता था। जंगल के सभी जीव जंतु उससे बड़े परेशान थे। बेचारे जानवर सोचने लगे कि ऐसे ही सिंह हमारा शिकार करता रहा तो हम में से कोई जीवित नहीं बचेगा, वह पूरा जंगल खाली हो जाएगा। ये सोचकर वे सभी एक दिन भासुरक सिंह के पास गए और उससे निवेदन किया। अब आप सोच रहे होंगे कि निवेदन क्या है? तो बच्चों, निवेदन का अर्थ है विनती अथवा प्रार्थना। अब बेचारे जानवर तो जानते थे कि भासुरक जैसे शक्तिशाली शेर का मुकाबला तो नहीं किया जा सकता, तो उससे विनती करके ही जान बचाई जाए। सभी जानवरों ने मिलकर कहा, हे वनराज। वनराज का अर्थ है जंगल का राजा यानी शेर। प्रतिदिन अनेक प्राणियों को मारने से क्या लाभ? आपका आहार अर्थात भोजन तो एक जीव से पूर्ण हो जाता है। अतः ऐसा करते हैं, हम में से प्रतिदिन एक पशु आपके पास आ जाया करेगा और इस तरह बिना परिश्रम के आपका जीवन निर्वाह होता रहेगा और हम सबका एक साथ विनाश नहीं होगा। बेचारे जानवरों ने डरते डरते वनराज के सामने विनती की। जानवर सिंह को यह भी कहते हैं कि आप हमारे राजा हैं और राजा तो अपनी प्रजा पर कृपा बनाए रखता है। जो राजा प्रजा का ध्यान रखता है वह स्वयं भी निरंतर समृद्धि को प्राप्त करता है। ये सब कहकर जानवरों ने सिंह से विनती मनवा ली। प्यारे बच्चों, अभी तक की कहानी में मैंने एक शब्द को 2 बार बोला है, प्रतिदिन। मैं आपको बताना चाहूंगी कि दिन शब्द के आगे प्रति उपसर्ग लगकर प्रतिदिन शब्द बना है। आप भी इस तरह के शब्द बना सकते हैं, जैसे प्रतिहार, प्रतिघात, प्रतिशोध इत्यादि। हाँ तो बच्चों, अब क्या होता है कि शेर सभी जानवरों की बात मान लेता है, और माने भी क्यों नहीं। बिना मेहनत किए बैठे बैठाए भोजन खुद चलकर सामने आ रहा है, इससे ज्यादा अच्छा और क्या होगा। अब जंगल के राजा ने जानवरों का शिकार करना बंद कर दिया। सभी जानवर निर्भय होकर अर्थात बिना किसी डर के जंगल में रहने लगे। जिस दिन जिस जानवर की बारी आती वह स्वयं ही शेर का भोजन बनने को चला जाता। पहले दिन हिरण, फिर चिंकारा, नीलगाय, एक के बाद एक। देखा बच्चों, बेचारे कितने असहाय थे ये जानवर कि स्वयं ही अपने काल का ग्रास बनने जा रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कहानी तो बुद्धिमान खरगोश सुना रहे हैं, फिर इसमें खरगोश आया क्यों नहीं, है ना बच्चों। तो अब बारी आती है हमारे छोटे से खरगोश की। आज खरगोश को शेर का भोजन बनने जाना है। बेचारा रुई सा कोमल खरगोश क्या करे, जाना तो था। डरते डरते शेर की गुफा की तरफ कदम बढ़ाता, किंतु सामने दिखती मौत से उसके पैर मानो वहीं जमीन से चिपक गए। डर तो ऐसा ही होता है बच्चों। आप भी घर में कोई शैतानी करो और मम्मी की डांट खाने जाना पड़े तो ऐसा ही डर लगता है ना। अब खरगोश भी यही सोच रहा था कि कैसे भी करके कुछ देर तो अपनी मृत्यु को टालूं। लेकिन बच्चों, छोटा सा खरगोश था बहुत बुद्धिमान। वो तो असल में सोच विचार कर इस समस्या को हल करना चाहता था और इसी विचार में वो जंगल में ही
इधर से उधर भटकता रहा। भटकते भटकते उसे जंगल में एक कुआं दिखाई देता है। वह कुएं में झांक कर देखता है तो उसे अपनी परछाई नजर आती है। जैसे ही वो अपनी परछाई देखता है तो खरगोश का बुद्धिमान दिमाग सिंह से बचने का उपाय सोच लेता है। पता है कैसे? सुनो। जब खरगोश अपनी परछाई देखता है तो वो सोचता है कि क्यों न भासुरक सिंह को इस कुएं में उसकी परछाई दिखाकर गिरा दिया जाए। यानी मैं उसे ये कहूँ कि इस कुएं में दूसरा शेर है तो वो अपनी परछाई देखकर यही समझेगा और मेरे कहने पर इस कुएं में दूसरे शेर अर्थात अपनी परछाई को मारने हेतु कूद जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सा खरगोश इतने बलशाली सिंह को कुएं तक लाएगा कैसे? तो प्यारे बच्चों, जो काम बल से नहीं होता ना, वह बुद्धि कर देती है। बुद्धि बल से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। आज भासुरक को मारने का विचार मन में सोचकर खरगोश आराम से घूमते घूमते जंगल के राजा के पास पहुंचा और इधर भासुरक भूख से व्याकुल इधर से उधर टहल रहा था। भोजन न मिलने से अपने होठों को बार बार चाटता। भासुरक से अब इंतजार करना मुश्किल हो रहा था। वो सोचने लगा, क्या बात है, आज अभी तक कोई जानवर नहीं आया? क्या वो नहीं जानते कि भासुरक नाराज हो गया तो सभी जीवों का विनाश कर देगा? भासुरक भी क्या करे, भूख तो होती ही ऐसी है। जब लगती है तो तुरंत कुछ खाने को चाहिए। यही हाल भासुरक का था। भोजन न मिलने के कारण वो क्रोध से लाल पीला हो गया। बच्चों, क्रोध से लाल पीला होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत ज्यादा गुस्सा होना। अपनी गुफा के बाहर किसी जानवर के इंतजार में कभी इधर कभी उधर घूमता हुआ भासुरक सोचने लगा कि यदि थोड़ी देर में कोई नहीं आया तो मैं खुद आज शिकार करने चला जाऊंगा और जंगल के सारे जानवरों को मार दूंगा। देखा बच्चों, चाहे इंसान हो या जानवर, भोजन के बिना कोई नहीं रह सकता। अब धीरे धीरे खरगोश शेर के सामने आता है और कहता है, प्रणाम महाराज। इतना सुनते ही शेर खा जाने वाली नजरों से उसके सामने देखता है और गरज कर बोलता है, अरे खरगोश, एक तो तू इतना छोटा है और ऊपर से इतनी देर लगा कर आया है। आज तुझे मार कर मैं कल जंगल के सारे जानवरों की जान ले लूंगा, उनके वंश का अंत कर डालूंगा। क्या कहता है शेर कि एक तो तू इतना छोटा, पर उसे कहाँ पता था कि ये छोटा अकल में उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। किसी को भी अपने से छोटा या कम समझना तो मूर्खता है ना। खैर बच्चों, ये बताओ, यदि खरगोश को इस समय कोई गाना गाना होता तो वह क्या गाता? मैं सुनाऊं? छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, डुबी डुबी डब डब, डुबी डुबी डब डब, अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे, डुबी डुबी डब डब, डुबी डुबी डब डब। हाँ, तो यही छोटा सा खरगोश आंखें झुका कर बोला, मुझे माफ करें महाराज, आप तो बेकार में क्रोध कर रहे हैं, मुझ पर गुस्सा हो रहे हैं। इसमें मेरी कोई गलती नहीं और ना ही जंगल के अन्य जानवरों की। आप पहले मेरे देर से आने का कारण तो जाने। बच्चों, सही कहा ना खरगोश ने कि किसी भी गलती पर दंड देने से पहले गलती करने का कारण तो जान ही लेना चाहिए। देखा बच्चों, कैसे एक छोटा सा जानवर अपनी चतुराई के बल पर जंगल के राजा के साथ वार्तालाप कर रहा है, जहां जंगल के बाकी जानवर जो कि दिखने में खरगोश से कई गुना बड़े हैं, शेर के सामने आने से भी डरते हैं, वही एक छोटा सा जानवर उसे अपनी बातों में उलझा रहा है। यही तो चतुराई है, बुद्धि बल है, समझदारी है, जिससे भूख से व्याकुल सिंह अपनी भूख भूलकर उसकी बातें सुन रहा है। इतनी बातों के बाद सिंह जोर से दहाड़ा और बोला, ए खरगोश, जो बोलना है जल्दी बोल, मैं बहुत भूखा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम कुछ कहो इससे पहले मैं तुम्हें खा जाऊं। बच्चों, छोटा खरगोश भी कहाँ डरने वाला था, वो तो पहले ही सोच कर आया था कि आज इस वनराज के आतंक से जंगल को मुक्त कराना है। कुछ सोचकर
खरगोश बोला, महाराज, सभी जानवरों ने आज सभा करके और यह सोचकर कि मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे तथा 4 अन्य खरगोशों को आपके पास भोजन के लिए भेजा। हम 5 आपके पास आ रहे थे कि रास्ते में एक दूसरा सिंह हमें मिला। दूसरे सिंह ने हमसे कहा, कहाँ जा रहे हो तुम सब? प्यारे बच्चों, सुना आपने कैसे एक छोटा सा खरगोश मनगढ़ंत कहानी सुनाकर भासुरक को अपनी बातों में फंसा रहा है। खरगोश बोला, दूसरे सिंह ने हमसे कहा, अपने अपने भगवान को याद कर लो, मैं तुम्हें खाने आया हूँ। अब मौत जब सामने खड़ी हो तो भगवान याद आते हैं ना। बुद्धिमान खरगोश आगे बोला, महाराज, मैंने दूसरे शेर से कहा कि हम अपने राजा के पास जा रहे हैं, आज हमें उनका आहार बनना है। आहार का अर्थ होता है भोजन। अब सुनो खरगोश आगे क्या बोला। वह भासुरक से कहता है कि महाराज, दूसरे शेर ने हमसे पूछा कि यह भासुरक कौन है। क्या वह यह नहीं जानता कि यह जंगल मेरा यानी कुएं वाले शेर का है। मैं ही तुम्हारा राजा हूँ, तुम्हें जो कहना है मुझसे कहो। वह भासुरक तो चोर है। इस तरह अपनी बातों से खरगोश भासुरक सिंह को दूसरे सिंह के सामने ले जाने को तैयार करने लगा। अब खरगोश तो जानता था कि भासुरक कभी नहीं चाहेगा कि उसके रहते कोई दूसरा शेर स्वयं को जंगल का राजा कहे। खरगोश बोला, महाराज, दूसरे शेर ने मेरे 4 साथियों को वहीं रोक लिया और मुझे यह कहकर आपके पास भेजा कि मैं आपको बुला लाऊं ताकि वो आपके साथ युद्ध कर सके। महाराज, दूसरे शेर ने यह भी कहा कि जो बलशाली होगा वही इस जंगल का राजा होगा। प्यारे बच्चों, बलशाली शब्द का अर्थ है ताकतवर। एक बात जानते हो बच्चों, समान बल और शक्ति वाले हमेशा प्रतिद्वंदी होते हैं, अर्थात एक दूसरे के विरोधी। और बात जब 2 राजाओं के बीच की हो तो कैसे कोई खुद को दूसरे से कम समझे। खरगोश से दूसरे शेर के बारे में सुनकर भासुरक तो जैसे गुस्से से तिल मिला उठा। मतलब उसे अब दूसरे शेर पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अपनी बनाई कहानी को आगे बढ़ाते हुए खरगोश बोला, मैं तो किसी तरह अपनी जान बचाकर आपके पास आया हूँ महाराज, इसीलिए देर हो गई। आगे आपकी जो इच्छा हो करें। जानते हो बच्चों, इंसानों की भांति जीतने की प्रवृत्ति पशुओं में भी होती है और राजा चाहे नगर का हो या जंगल का, दुश्मन की चुनौती अवश्य स्वीकार करेगा। भासुरक ने भी कुछ ऐसा ही किया। भासुरक के गुस्से को देखकर खरगोश मन ही मन बड़ा प्रसन्न होता है कि आज उसकी योजना सफल हो जाएगी। बच्चों, बताओ क्या भासुरक सिंह खरगोश के साथ जाएगा? हाँ, जरूर जाएगा। अपने बल पर घमंड करते हुए बिना सोचे विचारे भासुरक खरगोश से बोला, मुझे उस दूसरे शेर के पास ले चलो, आज उसका खून पीकर ही मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। भासुरक बोला, इस जंगल में मेरे अलावा कोई राजा नहीं हो सकता। शेर की बातें सुनकर खरगोश ने कहा, महाराज, अपने स्वाभिमान के लिए युद्ध करना शूरवीरों का धर्म है, लेकिन महाराज, वह दूसरा शेर अपने दुर्ग में बैठा है। जानते हो बच्चों, दुर्ग किसे कहते हैं? दुर्ग का अर्थ है किला, जहाँ राजा व उसकी सेना रहती है। हाँ, तो अब खरगोश ने बोला कि दूसरा शेर तो अपने किले में बैठा है। जानते हो बच्चों, कौन सा किला? वह कुआं जिसमें खरगोश ने अपनी परछाई देखी थी। खरगोश ने आगे कहा, महाराज, दुर्ग में बैठे शत्रु को हराना बहुत मुश्किल है। अपने दुर्ग में बैठा शत्रु 100 शत्रुओं के बराबर है। उसके किले में जाकर उसे मारना बहुत मुश्किल काम है। प्यारे बच्चों, शत्रु का अर्थ जानते हो? शत्रु का अर्थ है दुश्मन और शत्रु का विलोम है मित्र। बच्चों, आपने कई बार सुना होगा कि अपनी गली में कुत्ते भी शेर होते हैं। खरगोश भासुरक को यही बता रहा था कि दुश्मन को दुर्ग में जाकर मारना मुश्किल काम है। खरगोश की ये सब बातें सुनकर भासुरक बोला, तेरी बात ठीक है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं उस दूसरे शेर को उसके घर में जाकर मार दूंगा। शत्रु का जल्दी से जल्दी अंत कर देना चाहिए, वरना वो खतरा बन जाता है। प्यारे बच्चों, यही बात हमारे जीवन में भी लागू होती है कि समस्या जो भी हो उसका तुरंत समाधान कर देना चाहिए। भासुरक बोला, मुझे अपने बल पर पूरा भरोसा है। देखा बच्चों,
कितना घमंड था उसे अपने बलशाली होने का। बलशाली यानी ताकतवर। अरे वाह, लगता है आप सब बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं। अब आगे यह हुआ कि खरगोश सिंह को ले जाता है उसी कुएं के पास जहां उसने अपनी परछाई देखी थी। कुएं के पास जाकर खरगोश बोला, महाराज, देखा आपने, वही हुआ जो मैंने कहा था। आपके आने की बात सुनकर वह दूसरा शेर अपने दुर्ग में छिप गया है। आइए महाराज, मैं आपको दूसरा शेर दिखाऊं। भासुरक भी लड़ने को लालायित इस समय वही कर रहा था जो खरगोश उससे कहता। भासुरक खरगोश से बोला, मैं उस नीच को उसके घर में जाकर मारूंगा। बुद्धिहीन बलशाली सिंह खरगोश की बातों में आ गया। कहते हैं ना, अकल बड़ी या भैंस। तो बच्चों, देखने में भले ही भैंस बड़ी हो, लेकिन छोटी सी अकल बड़े बड़ों को हरा देती है। आगे सुनो कैसे भासुरक का अंत हुआ। कुएं की मेड़ पर जाकर जब वह नीचे झुककर देखता है तो उसे अपनी ही परछाई दिखाई देती है और वो इसे दूसरा शेर समझ लेता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी जब अंत निकट आ जाता है तो बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है। अपनी ही परछाई को दूसरा शेर समझकर भासुरक जोर से दहाड़ा और कुएं से उसे अपनी ही आवाज की प्रतिध्वनि सुनाई दी। मूर्ख भासुरक इसे दूसरे शेर की दहाड़ समझकर बिना सोचे समझे कुएं में कूद गया और डूबकर मर गया। इस प्रकार अपनी बुद्धिमता से छोटे से खरगोश ने जंगल के सबसे शक्तिशाली जानवर शेर को हरा दिया। जब जंगल के जानवरों को भासुरक के मरने का समाचार मिला तो वे खुशी से नाचने लगे। प्यारे बच्चों, बुद्धि बल शारीरिक बल से श्रेष्ठ होता है। अधिक बलवान से जीतने के लिए बल का नहीं, बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपनी बुद्धि व विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज की कहानी पसंद आई ना आपको? अब अपनी ड्राइंग बुक में शेर और खरगोश का चित्र बनाना और साथ ही इन प्रश्नों के उत्तर भी लिखना कि कहानी में वनराज किसे कहा गया है, खरगोश ने किस बल से भासुरक सिंह को हराया। हाँ तो बच्चों, अभी आपने सुना कक्षा चौथी के विद्यार्थियों के लिए विषय हिंदी से पाठ 2 बुद्धिमान खरगोश। इसे प्रस्तुत किया लक्ष्मी कंवर ने और इसकी समीक्षा की डॉक्टर श्याम सुंदर सोलंकी ने। हाँ तो बच्चों, अब बढ़ चलते हैं हमारी अगली कक्षा की और अब कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय अर्थशास्त्र से पाठ 1 अर्थशास्त्र का परिचय, उद्भव एवं संदर्भ। इसकी प्रस्तुत करता है मंजू वर्मा। नमस्कार बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ व प्रसन्नचित्त होंगे। ग्रीष्मावकाश के बाद हम फिर से अपने अध्ययन की ओर लौटते हैं और शुरुआत करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के प्रथम अध्याय की, जिसका नाम है समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। बच्चों, पूरे अर्थशास्त्र की कार्यप्रणाली व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र पर ही टिकी है। क्या आप व्यष्टि और समष्टि के बारे में जानते हैं? चलिए इसे समझने के लिए हम एक सरल उदाहरण द्वारा इसे समझते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मोहन ने बाजार से 1 किलो आम खरीदे, तो इसका मतलब हुआ व्यक्तिगत या वैयक्तिक। परंतु मैं ये कहूँ कि आज बाजार में 200 क्विंटल आम बेचे गए, तो यह जोधपुर के बेचे जाने वाले आम की समग्र यानी कुल जानकारी हुई। तो बच्चों, आपको अब समझ में आ गया होगा कि व्यष्टि यानी एक या सूक्ष्म और समष्टि यानी कुल या समग्र होता है। आज के पाठ में व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के बीच अंतर का एक सरल विवरण मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। बच्चों, यदि हम किसी देश की अर्थव्यवस्था को संपूर्ण रूप में देखें तो हम पाएंगे कि अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं और सेवाओं के निर्गत के स्तरों में एक साथ संचलन की प्रवृत्ति होती है। उदाहरण के लिए
यदि खाद्यान्न के निर्गत में वृद्धि होती है तो आमतौर पर औद्योगिक वस्तुओं का निर्गत भी बढ़ता है। इस प्रकार से विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत में साधारण तथा एक साथ बढ़ने या घटने की प्रवृत्ति होती है। हम भिन्न भिन्न उत्पादन इकाइयों में रोजगार के स्तर को भी एक साथ घटते और बढ़ते देख सकते हैं। यदि किसी अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पादन इकाइयों में समस्त निर्गत का स्तर, कीमत स्तर या रोजगार का स्तर एक दूसरे से निकट संबंधित हो तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का विश्लेषण कार्य अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में हमने सामान्यतः इस विश्लेषण को सरलीकृत करने का प्रयास किया है कि एकल काल्पनिक वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने पर कैसे देश का कुल उत्पादन तथा रोजगार के स्तर का संबंध उन विशेषताओं जैसे कीमत, ब्याज दर, मजदूरी दर, लाभ इत्यादि से है तथा इससे क्या होता है। हम इसे सरलीकृत करने में सक्षम हैं और इस तरह उपयोगी तरीके से अध्ययन के द्वारा उसका सार प्राप्त करते हैं कि उन अधिसंख्य वास्तविक वस्तुओं के साथ क्या होता है जो बाजार में खरीदी और बेची जाती है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो कीमत, ब्याज, मजदूरी तथा लाभ आदि के साथ होता है कमोबेश वही दूसरी वस्तुओं के साथ भी होता है। खास तौर से जब इन गुणों में तेजी से बदलाव आना शुरू हो जाता है, उसी तरह जैसे कि कीमतें बढ़ती है। बच्चों, जब कीमतें बढ़ती हैं तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। जब रोजगार तथा उत्पादन स्तर गिर जाते हैं तो मंदी की अवस्था आ जाती है। तेजी और मंदी के इन परिवर्तनों के संचालन की सामान्य दिशा सभी व्यक्तिगत वस्तुओं के लिए सामान्यतः उसी प्रकार होती है जैसे कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था के लिए समस्त रूप में दिखलाई पड़ती है। बच्चों, समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र से किस प्रकार भिन्न है, आइए इसे समझते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में आपको वैयक्तिक आर्थिक एजेंट और प्रेरणाओं जिससे वे चालित होते हैं की प्रकृति का उल्लेख मिलता है। व्यष्टि का अर्थ छोटा या सूक्ष्म होता है। इसमें उपभोक्ता अपनी रुचि और आय के अनुरूप क्रय करने के लिए वस्तुओं के इष्टतम संयोग का चयन करते हैं। उत्पादक अपने उत्पादित वस्तुओं से अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए अपनी लागत को कम से कम रखता है और वस्तुओं को बाजार में ऊंची से ऊंची कीमत पर बेचता है। दूसरे शब्दों में व्यष्टि अर्थशास्त्र मांग और पूर्ति के व्यक्तिगत बाजारों का अध्ययन है, जिसमें आर्थिक भूमिका निभाने वाला अर्थात निर्णयकर्ता भी व्यक्ति ही होते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था की स्थितियों को संबोधित करने का प्रयास किया जाता है। बच्चों, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ ने भी ये सलाह दी कि यदि प्रत्येक बाजार में क्रेता और विक्रेता अपने निजी हित को ध्यान में रखकर ही निर्णय लेंगे तो अर्थशास्त्रियों को संपूर्ण देश के धन और कल्याण के बारे में अलग से विचार करने की आवश्यकता नहीं होगी। किंतु अर्थशास्त्रियों ने कालक्रम में यह अन्वेषण किया कि उन्हें आगे भी देखना होगा। तब अर्थशास्त्रियों ने ये पाया कि प्रथम कुछ मामलों में बाजार विद्यमान नहीं रहता है, दूसरा कुछ अन्य मामलों में बाजार विद्यमान तो रहता है किंतु संतुलन मांग और पूर्ति का उत्पादन करने में असमर्थ रहता है, तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, अधिकांश स्थितियों में समाज को कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निस्वार्थ रूप से रोजगार, प्रशासन, प्रतिरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि क्षेत्र में कार्य करने का निर्णय लेना पड़ता है, जिनके लिए वैयक्तिक आर्थिक एजेंट के द्वारा लिए गए व्यष्टिपरक निर्णयों के कुछ समस्त प्रभावों में परिवर्तन करना पड़ता है। इन उद्देश्यों के लिए समष्टि अर्थशास्त्र के विद्वानों को करारोपण और अन्य बजट नीतियों और मुद्रापूर्ति में बदलाव लाने वाली नीतियों, ब्याज दर, मजदूरी, रोजगार और निर्गत का बाजार पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना पड़ता है। अतः समष्टि अर्थशास्त्र का मूल व्यष्टि अर्थशास्त्र में ही होता है।
क्योंकि इसमें बाजार में मांग और पूर्ति की शक्तियों के समस्त प्रभावों का अध्ययन करना पड़ता है। यदि आवश्यक हुआ तो इन शक्तियों के परिवर्तन के लिए लक्षित नीतियों का भी प्रयोग करना पड़ता है। भारत जैसे विकासशील देश में इस प्रकार के चुनाव बेरोजगारी को दूर अथवा कम करने, देश को समुचित प्रतिरक्षा आदि प्रदान करने के लिए करना पड़ता है। बच्चों, समष्टि अर्थशास्त्र की दो विशेषताएं होती हैं। प्रथम, समष्टि अर्थशास्त्र में निर्णयकर्ता अथवा आर्थिक भूमिका अदा करने वाले कौन होते हैं? तो इस प्रश्न का जवाब है कि समष्टि नीतियों का अनुपालन राज्य स्वयं अथवा वैधानिक निकाय जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जिसे सेबी भी कहा जाता है, और इसी प्रकार की अन्य संस्थाएं करती है। दूसरी विशेषता है समष्टि अर्थशास्त्र के निर्णयकर्ता क्या करने का प्रयास करते हैं। तो इसका उत्तर है कि समष्टि अर्थशास्त्र के निर्णयकर्ता का क्रियाकलाप वैयक्तिक निजी हितों से परे होता है। उन्हें ऐसे लक्ष्यों के लिए कार्य करना होता है जिनका अनुपालन संपूर्ण देश और उनकी जनता को अपने कल्याण के लिए करना पड़ता है। यहाँ मैं आपको पुनः स्पष्ट कर दूं कि आर्थिक इकाई या आर्थिक एजेंट का तात्पर्य यह है कि वे व्यक्ति अथवा संस्थाएं जो आर्थिक निर्णय लेते हैं। आर्थिक एजेंट उपभोक्ता भी हो सकते हैं, उत्पादक भी हो सकते हैं, सरकार, निगम, बैंक आदि भी हो सकते हैं। बच्चों, अब हम ये जानेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ। समष्टि अर्थशास्त्र का एक अलग शाखा के रूप में उद्भव ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स यानी J.M. कीन्स की प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के 1936 ईस्वी में प्रकाशित होने के बाद हुआ। कीन्स से पहले अर्थशास्त्र में इस चिंतन का प्राबल्य था कि सारे श्रमिक जो काम करने के इच्छुक हैं उन्हें काम मिलेगा और सारे कारखाने अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करते रहेंगे। विचारों के इस संप्रदाय को क्लासिकी परंपरा के रूप में भी जाना जाता है, किंतु 1929 की वैश्विक महामंदी और उसके बाद के वर्षों में देखा गया कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों में निर्गत और रोजगार के स्तरों में भारी गिरावट आई। इसका प्रभाव दुनिया के अन्य देशों पर भी पड़ा। बाजार में वस्तुओं की मांग कम हो गई, कई कारखाने बंद हो गए, श्रमिकों को काम से निकाल दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1929 से 1933 तक बेरोजगारी की दर 3% से बढ़कर 25% हो गई। उस अवधि में अमेरिका में समस्त निर्गत में लगभग 33% की गिरावट आई। इन घटनाओं ने अर्थशास्त्रियों को सोचने को प्रेरित किया और कीन्स की पुस्तक इस दिशा में एक प्रयास साबित हुई। उनका दृष्टिकोण अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली तथा विभिन्न क्षेत्रों की परस्पर निर्भरता का परीक्षण करना था। इस प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र जैसे विषय का उद्भव हुआ। उद्भव के बाद आइए बच्चों ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र की वर्तमान पुस्तक का संदर्भ क्या है। तो बच्चों, समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था को परिवार, फर्म, सरकार और बाह्य क्षेत्र, इन 4 क्षेत्रों के संयोग के रूप में देखा जा सकता है। समष्टि अर्थशास्त्र का एक ऐतिहासिक विशेष संदर्भ है। हम इस पुस्तक में पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था के कार्य का परीक्षण करेंगे। पूंजीवादी देश में उत्पादन क्रियाकलाप मुख्य रूप से पूंजीवादी उद्यमियों द्वारा किए जाते हैं। उद्यमी ऐसे लोग होते हैं जो बड़े निर्णयों के नियंत्रण का कार्य करते हैं तथा फर्म या उद्यम के साथ जुड़े बड़े जोखिम वहन करते हैं। वे उद्यम को चलाने के लिए स्वयं की पूंजी की पूर्ति करते हैं या फिर पूंजी उधार लेते हैं। उत्पादन के संचालन के लिए उन्हें प्राकृतिक संसाधनों की भी आवश्यकता होती है। इनमें कुछ संसाधनों का उपयोग उत्पादन की प्रक्रिया में होता है, जैसे कच्चा माल, तथा कुछ स्थायी पूंजी के रूप में रहता है, जैसे भूखंड। उत्पादन के संचालन के लिए उन्हें मानव श्रम की भी आवश्यकता होती है।
इस प्रकार उद्यमी इन 3 प्रकार के साधन यानी पूंजी, भूमि, श्रम की सहायता से निर्गत का उत्पादन कर उत्पादन को बाजार में बेचते हैं। इससे प्राप्त मुद्रा को संप्राप्ति कहते हैं। इस संप्राप्ति का कुछ अंश उत्पादन के इन 3 साधनों को क्रमशः ब्याज, लगान व मजदूरी के रूप में प्रदान किया जाता है। शेष संप्राप्ति को उद्यमी की आय कहते हैं, जो लाभ कहलाता है। इस लाभ का उपयोग उत्पादक आगे नई मशीनें खरीदने अथवा नए कारखाने के लिए करते हैं, ताकि उत्पादन का विस्तार हो और उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने के लिए जो व्यय किया जाता है उसे निवेश व्यय कहते हैं। संक्षेप में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें अधिकांश आर्थिक क्रियाएं इस तरह से संचालित होती है, जैसे उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है, बाजार में निर्गत को बेचने के लिए ही उत्पादन किया जाता है, श्रमिकों की सेवाओं का क्रय विक्रय एक निश्चित कीमत पर होता है जिसे मजदूरी की दर कहते हैं। यदि हम इन तीनों मानदंडों को विश्व के संदर्भ में लागू करें तो हम पाएंगे कि पूंजीवादी देश पिछले 300 से 400 वर्षों के दौरान अस्तित्व में आए। कई अल्प विकसित देशों में खास करके कृषि में उत्पादन का कार्य किसान परिवारों द्वारा किया जाता है। मजदूरी श्रम का प्रयोग कभी कभार होता है और अधिकतर श्रम कार्य परिवार के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। उत्पादन केवल बाजार के लिए ही नहीं होता है, उत्पादन का बड़ा अंश परिवार के द्वारा उपभोग में लाया जाता है। प्राय किसानों के पूंजी स्टॉक में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं होती है, किंतु यह भी सच है कि अनेक विकासशील देशों में जो उत्पादन की इकाइयां मौजूद है वह पूंजीवादी सिद्धांतों के ही अनुरूप है। बच्चों, अब आप ये जान गए होंगे कि उत्पादन की इकाइयों को ही तो फर्म कहा जाता है। किसी फर्म के कारोबार के संचालन का दायित्व उद्यमियों पर होता है और पूंजीवादी देशों में उत्पादन के कारक अपनी आय का सृजन, उत्पादन की प्रक्रिया एवं उससे प्राप्त निर्गत को बाजार में बेचकर करते हैं। बच्चों, विकसित एवं विकासशील दोनों प्रकार के देशों में निजी पूंजीवादी क्षेत्रों के अलावा राज्य में उनके अनुरूप एक संस्था होती है जिसे हम सरकार कहते हैं। सरकार की भूमिका कानून बनाने, उसे लागू करने और न्याय दिलाने में होती है। कई ऐसे उदाहरण हैं जहां राज्य या सरकार उत्पादन का कार्य भी करती है। बच्चों, किसी अर्थव्यवस्था में फर्म और सरकार के अतिरिक्त दूसरा जो बड़ा क्षेत्र होता है उसे पारिवारिक क्षेत्र भी कहते हैं। परिवार भी बचत करते हैं, कर अदा करते हैं, अपने क्रियाकलाप के लिए श्रमिक मजदूरी, वेतनभोगी वेतन, उद्यमी लाभ प्राप्त करते हैं। फर्मों के उत्पादों की जिस बाजार में बिक्री होती है वह सचमुच परिवार की मांग के बिना कार्य कर ही नहीं सकता है। तो बच्चों, अब तक हमने एक देश की अर्थव्यवस्था के घटकों के बारे में बातचीत की, लेकिन विश्व के सारे देश बाह्य व्यापार भी करते हैं जिसे विदेशी व्यापार कहते हैं। इसलिए बाह्य क्षेत्र हमारे अध्ययन का चौथा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। बाह्य व्यापार यानी विदेशी व्यापार 3 प्रकार से हो सकता है। नंबर 1, जब कोई देश अपनी घरेलू वस्तु विश्व के अन्य देशों में बेचते हैं तो उसे निर्यात कहते हैं। जब कोई देश विश्व के अन्य देशों से वस्तु खरीदता है तो उसे आयात कहते हैं। इसके अलावा जब कोई देश विदेशों में पूंजी का निर्यात करता है तो उसे विदेशी पूंजी का निर्यात भी कहते हैं। अंत में बच्चों, पाठ का दोहरान कर लेते हैं और ये जान लेते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र में किसी अर्थव्यवस्था के समस्त आर्थिक परिवर्तनों अथवा क्रियाकलापों पर विचार किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव एक पृथक विषय के रूप में 1930 में J.M. किन्स के कारण हुआ था। महामंदी से विकसित देशों को गहरा धक्का लगा और किन्स को अपनी पुस्तक लिखने की प्रेरणा मिली। इस पुस्तक में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली का ही अध्ययन है, अतः इसमें विकासशील देशों की कार्यप्रणाली को पूर्ण रूप से शामिल नहीं किया गया है। समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था को परिवार, फर्म, सरकार और बाह्य क्षेत्र के संयोग के रूप में देखा जाता है, अर्थात अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख क्षेत्र होते हैं: परिवार, फर्म, सरकार और
बाह्य क्षेत्र। तो बच्चों, आशा है आपको ये पाठ स्पष्ट हो गया होगा और खास बातें आपने नोट की होगी। हाँ तो बच्चों, अभी आपने सुना कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय अर्थशास्त्र से पाठ 1 अर्थशास्त्र का परिचय, उद्भव एवं संदर्भ। इसे प्रस्तुत किया मंजू वर्मा ने और इसकी समीक्षा की संयुक्ता गुप्ता ने। हाँ तो बच्चों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। अब आपकी दीदी को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलते हैं कुछ नए पाठों के साथ। बाय बाय बच्चों।